तो आज आप लोग को स्कॉलरशिप के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल PMSP का मार्गदर्शिका। देखिए ये जो आपका है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना क्या है। तो राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति यानी SC एवं अनुसूचित जनजाति यानी ST तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। और नीचे लिखा हुआ है इस छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों के वैसे छात्र छात्राओं जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख 2,50,000 तक वार्षिक अधिसीमा के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 291 दिनांक 31/1/2020 इसमें आपको शो किया गया है कि 2.5 लाख तक अगर किसी का 1 साल का जो अगर कमाई है वार्षिक बोला जा रहा है तो साल भर में मात्र 2.5 लाख रुपया ही कमाता है, तो उन लोग के लिए छात्रवृत्ति है। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 3098 दिनांक 20/12/2017 में निर्धारित मापदंड एवं दिशा निर्देश के आलोक में अनुसूचित जाति जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र छात्राओं जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख है को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि योजना का संचालन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पूर्व में NSP 0.0 पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, परंतु इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा NIC बिहार के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप PMSP निर्मित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना DBT के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर छात्रवृत्ति समिति गठित है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र यानी सेशन 2019 से 20 और 20 से 21 का आवेदन एक साथ इस पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा, जिससे छात्रों को ससमय भुगतान में आसानी हो सके। तदुपरांत पोर्टल के माध्यम से सत्र 2021-22 के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ये जो है पहले NSP पे आपका हो रहा था पोस्ट स्कॉलरशिप का, अब जो है बिहार सरकार ने अपना पोर्टल बना लिया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो इस पर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं अप्लाई। और अब आगे देखते हैं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की पात्रता। तो क्या पात्रता होना चाहिए वो देखते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के अस्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए संचालित है। कहने का मतलब जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उन लोग के लिए ये स्कॉलरशिप मान्य है। इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित छात्र छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे। क्या होना चाहिए? तो पहले नंबर में दिया हुआ है आवेदक को बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा, अलग स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। दूसरा में है आवेदन की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो। जो रोस्टर बना हुआ है जाति का, उस हिसाब से आपका अनुसूचित जाति का जो नियम है, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़ा वर्ग का जो शेड्यूल बना हुआ है, जो सूची बना हुआ है, उसमें आप अंकित होना चाहिए। तीसरा नंबर में है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता पिता अभिभावक के वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एक साल में उनके गार्जियन का जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता पिता अभिभावक के वित्तीय वर्ष 2019 से 20 एवं 20 से 21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय 2.5 लाख यानी 2,50,000 तक होना चाहिए। भविष्य में माता पिता एवं अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा। चौथा में लिखा हुआ है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मैट्रिक या प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। पाँचवा है एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। यथा यानी जैसे ISC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद BCom एवं MSc करने के बाद MA कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई ISC पास किया है, ठीक, फिर जो है वो ISC किया लेकिन फिर वो IA में नाम लिखा लिया, ठीक है, यानी इंटर में ही नाम लिखा लिया, तो उस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कोई स्टूडेंट है जो कि BA में नाम लिखाया, पास कर गया, ठीक है, फिर जो है BCom में नाम लिखा लिया, तो इस कंडीशन से ये तो दोनों ग्रेजुएशन डिग्री हो गया, इसलिए आपको किसी एक में ही पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। और कोई ऐसा भी है जो कि MSc करने के बाद MA करता है, तो वो भी एक ही डिग्री हो गया जिसके लिए आपको छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा, किसी एक में ही छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और छठा नंबर है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदन के माता पिता के मात्र 2 पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ नियम कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो माता पिता हैं, मतलब जो स्टूडेंट के माता पिता हैं, वो जो माता पिता हैं उनके मात्र 2 ही पुत्र होना चाहिए, तीसरा हुआ तो वो नहीं मिलेगा। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होता है, यानी बेटी पर नहीं लागू होगा, वो 3 गो भी होगा तो उसको मिलेगा, लेकिन बेटा अगर 2 से ज़्यादा होगा तो उसको नहीं मिलेगा। किंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा और SC ST के जो हैं छात्र उस पर यह लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छात्रवृत्ति की स्वीकृति। पहले नंबर में लिखा हुआ है प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित नवीन एवं नवीकरण आवेदकों की भित्ति प्रपत्र में अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। कहने का मतलब ये 2 सूची तैयार होगी। दूसरा नंबर में देखिए आवेदक पत्रों की नवीन एवं नवीकरण के आधार पर सूचीबद्ध करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी आवेदन पत्र एवं उनकी सूची जिला छात्रवृत्ति समिति के समकक्ष उपस्थापित की जाएगी। तीसरा में है सर्वप्रथम नवीकरण यानी रेनुअल आवेदकों की स्वीकृति दी जाएगी। चौथा है नवीकरण आवेदकों की स्वीकृति के उपरांत क्रमानुसार प्राप्त नवीन आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा। पाँचवा है आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 1 माह के अंदर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। इसका मतलब हो गया कि 1 महीना में ही जो भी प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। छठा में छात्रवृत्ति हेतु
आवेदन पत्रों का चयन, स्वीकृत एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति खासकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी माने जाए। आवेदन का पंजीकरण। पहले नंबर, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। तो निर्धारित तिथि पहले कम था, बढ़ाया गया है, वो 25 से 30 आपको सितंबर कर दिया गया है। तो उसमें आप लोग फॉर्म भर लीजिए। सेकेंड में आपका है छात्र छात्राओं के आधार पर मोबाइल का सत्यापन पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से होगा। तीसरा नंबर में है उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन को लॉगिन करना होगा, जिससे उन्हें अप्लाइड स्कॉलरशिप डिटेल प्राप्त होगा। उसके अनुसार आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता का विवरण अंकित करना होगा। व्यक्तिगत विवरण का मतलब अपना पूरा डिटेल, जैसे क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ एड्रेस है, क्या है नहीं है, वो है। उसके बाद मोबाइल नंबर का सत्यापन, यानी आप जो मोबाइल नंबर आपका जो होगा उस पर आपका OTP भी जाएगा, तो वो सत्यापन कर लेगा, OTP आएगा तो सत्यापन हो जाएगा। एवं बैंक खाता का विवरण, और जो उसके नाम से, जो स्टूडेंट के नाम से खाता होगा, स्टेट बैंक का हो या और भी किसी बैंक का हो, तो वो अंकित करना होगा। उसमें आपको फॉर्म में ही डालना होगा। बैंक खाता में आवेदक के नाम का होना अनिवार्य है। साथ ही संस्थान, पाठ्यक्रम एवं प्रमाण पत्रों का विवरण भी सही अंकित करना अनिवार्य है। यानी प्रमाण पत्र में जो अंकित जो विवरणी है उसको सही लिखना होगा, जैसे कि रोल नंबर, उसमें जो रोल कोड है, कौन सा कॉलेज है ना, कौन सा स्कूल है, ये सब आपको डालना होगा। और आपको चौथा नंबर में है ऑनलाइन आवेदन सबमिशन के कार्यक्रम के आवेदन द्वारा मार्केट फील्ड को भरना आवश्यक होगा। जहां पर आपको मार्क्स फील्ड होगा वो टोटल भरना अनिवार्य होगा, जो कि रेड कलर से वहां पे अंकित होगा। अन्यथा फॉर्म का फाइनल सबमिशन नहीं होगा। फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार फॉर्म भर के अगर सबमिट कर दिया जाए तो फिर दोबारा उसको नहीं एडिट कर सकते हैं। पाँचवा में है आवेदन के द्वारा पोर्टल का प्रविष्टि किए गए रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व प्रीवियस जनरेट होगा। ठीक है, जो आप फॉर्म भरे हैं वो पूरा आपको एक पेज में आ जाएगा, वो प्रीवियस एक आपको दिखा देगा, जनरेट हो जाएगा कंप्यूटर में। तो जिससे कि आवेदन अपने प्रविष्टि का सही मिलान कर इस पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। तो एक प्रीवियस होगा, उसमें आप नाम देख लीजिएगा, फादर्स का नाम, अपना कॉलेज का जो एड्रेस डाला गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब देख के उसके बाद जो है फाइनल सबमिट करना है। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन का PDF प्रिंट आवेदन अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। यानी कि जब फाइनल सबमिट होगा तो एक PDF आएगा, उस PDF को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको अपने पास रखना है। आवेदक द्वारा पंजीकृत किए गए आवेदन का फाइनल सबमिशन किए जाने के उपरांत संबंधित संस्थान के लॉगिन ID पर आवेदन अग्रसरित हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आवेदन में दिए गए जाति आवासीय आय पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र संख्या का सत्यापन BPSM बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बैंक खाता की जांच PFMS के सर्वर से एवं आधार नंबर की जांच आधार सर्वर से ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो इनका कहना है कि आप जो जाति आवासीय आय एकदम ओरिजिनल देना है, कोई डुप्लीकेट नहीं देना है, और आपका जो प्रमाण पत्र है वो भी एकदम सही देना है, क्योंकि उसका जांच होगा। बैंक अकाउंट नंबर भी उसी के नाम से होना चाहिए, वो भी PFMS के माध्यम से चेक होगा, और आधार नंबर भी सही होना चाहिए, उसमें कोई नाम गलती उलती नहीं होना चाहिए, वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो वो उसको सर्वर से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आवेदकों के बैंक से संबंधित विवरणी के परिवर्तन अथवा त्रुटि पाए जाने की स्थिति में आवेदन पुनः आवेदन के लॉगिंग पर
अंतरित हो जाएगा, जहां आवेदन द्वारा त्रुटि निराकरण का पुनः पोर्टल पर सही विवरण अपलोड किया जाए। कहने का मतलब अगर उस पर अगर सही नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिक जो है आपको एक मैसेज के द्वारा या फिर किसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लॉगिन करके आप देखते रहिएगा कि आपका कहाँ तक हुआ है। फिर अगर कुछ उसमें त्रुटि है तो उसको फिर से करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गया तो उसको फिर से आप सही करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट है संस्थानों का पंजीकरण। पहला नंबर में है राज्य एवं राज्य के बाहर से संस्थानों एवं उनमें संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का निबंधन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवश्यक होगा। इसके लिए पोर्टल में दिए गए विभिन्न सूचनाओं को वांछित प्रविष्टि संस्थानों के द्वारा की जाएगी। संस्थान सभी विवरणी को सही एवं स्पष्ट रूप से भरते हुए अपने संस्थान का निबंधन पोर्टल कर सकेंगे। इसके लिए संस्थान के AISHE कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संस्थान का मान्यता संबंधिता से संबंधित प्रमाण पत्र, संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित मान्यता स्वीकृति का पत्र, संगत अभिलेख, संस्थान का टैन नंबर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इतना चीज़ इस माने जो संस्थान है उसका चाहिए, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, संस्थान का मान्यता पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब चाहिए। वो कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है। सेकेंड में संस्थानों को उनके द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे संस्थान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकेंगे। संस्थान को प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना संस्थान की जिम्मेदारी होगी। संस्थान के संबंध में यह अपेक्षित होगा कि अपने किसी पदाधिकारी को इस योजना के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत करें और उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जानकारी पोर्टल पर अंकित करें। संस्थान का यह दायित्व होगा कि पोर्टल पर अंकित किए गए सभी प्रविष्टि तथा अपलोड किए गए सभी अभिलेख, प्रमाण पत्र, संगत पत्र इत्यादि वैध हो तथा इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ तथा गलत जानकारी की प्रविष्टि किए जाने की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। इन अभिलेख, प्रमाण पत्र, संगत पत्र को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान द्वारा किसी तरह का अवैध क्रियाकलाप पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। संस्थान द्वारा आवेदन का सत्यापन। तो पहला नंबर, आवेदन द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थान के नोडल पदाधिकारी के लॉगिन में प्राप्त होगी। संस्थान के नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 15 दिनों के अंदर उनके संस्थान से संबंधित सभी पंजीकृत आवेदकों का सत्यापन या अनुमोदित कर दे। तीसरा नंबर, आवेदन में त्रुटि रहने पर इसमें संबंधित सूचना ससमय आवेदन को दे दी जाएगी, जिससे कि आवेदन को आवेदक के द्वारा ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। तो इतना प्रोसेस है जो कि आपको स्कॉलरशिप में करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, और संस्थान में जमा कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए, ताकि आपको नया वीडियो जो हमारा आएगा वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।